जहाँ तक होमलेस मुद्दे को समझने की बात है, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक आप कह सकते हैं जिसके पास शेल्टर नहीं है, सोने की जगह नहीं है, घर नहीं है, वो व्यक्ति होमलेस है। लेकिन इसका एक और जो थोड़ा ज़्यादा गहराई लिया हुआ पहलू है वो है कि सिर्फ शेल्टर की कमी होना जो है पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है होमलेसनेस को। इसको समझना पड़ेगा हमें घर के ताल्लुक से। एक घर में जब हम रहते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट एट होम। वहाँ पे हमारे संबंध होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, हमें एक पहचान होती है, हमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके साथ जुड़ने का एक वहाँ से मौका होता है। हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, हमें सेफ़ महसूस होता है, हमें लगता है कि एक हमारे कुछ बिलोंगिंग है, हमारे अपने वजूद को लेके एक आप महसूस करते हैं कि आप कुछ हैं। तो घर जो है वो सिर्फ़ एक ढांचा या एक मकान नहीं है जहाँ एक छत नहीं है जहाँ आप सो रहे हैं। तो जब हम कहते हैं होमलेसनेस, हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि होमलेसनेस सिर्फ उस शेल्टर की या छत की एब्सेंस नहीं है, ये उन सभी चीज़ों की एब्सेंस है जो एक घर के अंदर हमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो हम सब के अस्तित्व के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है वो हमारी आइडेंटिटी है। एक व्हेन आई एम एट अ होम आई हैव एन आइडेंटिटी। होमलेस होने पे आई लूज़ दैट आइडेंटिटी। मैं शहर में आता हूँ तो शहर में एक मैं फेसलेस व्यक्ति बन जाता हूँ, एक नंबर बन जाता हूँ। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि अब हम होमलेसनेस को इन कमियों के दायरे से समझने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ एक शेल्टर के एब्सेंस के तौर पे। जहाँ तक नंबर की बात है, एक जो ऑथेंटिक एक आप नंबर मांग सकते हैं वो गवर्नमेंट प्रोसेस सेंसस हम लेते हैं। अगर अलग अलग एक्टिविस्ट लोग जो या सड़कों पे शहरी गरीब के साथ काम करें, उनकी अनुमानित जनसंख्या हमारे पास उसमें है कि कितना ये होगा, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव किसी तरह का इस तरह का डेटा नहीं जनरेट हुआ है कि जो बता सके कि कितने लोग हैं। अक्सर अलग अलग शहर के लेवल पे जो एक सर्वे हुए हैं, असेसमेंट किया गया है, कुछ जगह पर सिर्फ मैपिंग की गई है, हेड काउंट बेसिकली किया गया है, लेकिन उसमें भी जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो छूटे हैं। अब वो कैसे होता है? आम तौर पे हम समझते हैं जो व्यक्ति सड़क पे नशा करके पड़े हुए हैं या मेंटली इल हैं, बेसिकली जो हमें सिर्फ विजिबली दिखते हैं और हमारे परसेप्शन के हिसाब से दिखते हैं। तो इफ़ आई फील कि होमलेस व्यक्ति वो है जो काम नहीं कर रहा है, वो ड्रग एडिक्ट है, वो मेंटली इल है, वो पड़ा हुआ है, आलसी है। सो नाउ व्हेन वी सी पीपल मैचिंग दैट प्रोफाइल, जो हमारा एक परसेप्शन है, उनको हम होमलेस के तौर पे काउंट करते हैं। नाउ देयर आर एंडलेस पीपल जो शहर में काम करते हैं, शहर में मजदूरी करते हैं, हेड लोडर का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, शायद आपका फल बेचने वाला होमलेस है, आपका रोज़ सुबह दूध लाने वाला होमलेस है, अखबार देने वाला होमलेस है। हम इन सब लोगों को देखते हैं। जिस रिक्शा में हम जा रहे हैं वो रिक्शे वाले भाई जो हैं वो होमलेस हो सकते हैं। वी सी ऑल दिस पीपल बट वी डू नॉट एक्नॉलेज देम एज होमलेस। हम इन व्यक्तियों को तो मिलते हैं, लेकिन वो हमारे दूध वाला, फल वाला, अखबार वाला, रिक्शा वाला होते हैं, उसमें से कोई भी हम होमलेस के तौर पे उसको नहीं देखते हैं। तो जब हम एनुमरेशन में जाते हैं वहाँ भी वही चीज़ आती है। दिल्ली में वन कैन सेफली से, अब आप रेंज देखेंगे तो 1 लाख से 2 लाख का एस्टिमेशन भी है कि 2 लाख लोग होंगे, कोई कहते हैं 1 लाख लोग हैं। आप देखेंगे तो शहरों में ब्रिज के नीचे पब्लिक पार्क्स हैं, उसके बाहर आप रेलवे स्टेशन के बाहर देखेंगे, बस स्टेशंस के बाहर देखेंगे, जो बस स्टॉप्स होते हैं उसके जो शेड्स होते हैं, उन शेड्स के नीचे आप देखेंगे रात में लोग सोते हैं। फ्लाईओवर, ब्रिजेज़ हैं, उनके नीचे का जो गैप होता है, उन गैप्स में लोग अंदर जाकर वहाँ पर रहकर सोते हैं। सो बेसिकली ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे शायद थोड़ी सी उम्मीद हो, फुटपाथ पे काफ़ी लोग सोते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएँ होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। आप उनको ब्रिजेस ब्रिजेस होंगे, ब्रिज के नीचे का जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो पब्लिक विजिबिलिटी में, वहाँ आप उनको ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि शायद देयर इज़ सेंस ऑफ सेफ्टी की अगर मेरे साथ कोई एब्यूज़ होता है, कोई वायलेंस होता है, तो पीपल आर अराउंड, तो कुछ तो शायद मुझे मदद मिलेगी। सभी शहरों में वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के अनुपात में शेल्टर्स बनाने के डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। और कोई भी कस्बा या शहर जिसकी टोटल पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे शेल्टर्स बनाने के लिए एक शेल्टर पर 1 लाख पॉपुलेशन के अनुपात में बनाने के लिए डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के।
अनफॉर्चुनेटली कई साल बीतने के बाद भी ये डायरेक्शंस पूरी तरह से अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, एंड देयर आरंट इनफ शेल्टर्स। और जिन जगहों पर शेल्टर्स हैं वहाँ पे फिर होता है कि यूजुअली वहाँ पे मेल शेल्टर्स होंगे तो आपके पास फीमेल शेल्टर शायद एक ही होगा। अब एक शेल्टर में कैपेसिटी होगी मे बी 20, 25, 30, 50 महिलाओं की, तो वो कहीं से भी ज़रूरत को पूरा नहीं करता है। तो इवेंचुअली होता ये है कि पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। जो शाम को वक्त काम से जल्दी लौटेगा उसको जगह मिल जाएगी, जिसको आज लेट हुआ है उसको जगह नहीं मिलेगी। तो उस तरह का एक फिनोमिना ऑपरेट करता है शेल्टर्स में। दिल्ली में फिर भी वी हैव अराउंड 250 के आसपास शायद शेल्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन और शहरों में तो स्थिति बहुत ख़राब है। ये एक एनजीओ के द्वारा रिकवरी शेल्टर है जो दिल्ली गवर्नमेंट और एनजीओ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बेसिकली ये जो दिल्ली होमलेस लोग हैं जो रोड पे या ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए है। अगर वो रोड पे अगर बीमार हो जाते हैं, जैसे उनका हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है तो या हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होते हैं, तो उनको उनके रहने के लिए कोई स्पेस नहीं है कि वो कहीं पे एक मतलब कि सेफ़ जगह रह सके, मेडिसिन ले सके या उनको टाइम टू टाइम फूड मिले। तो वो सारी चीज़ें देख के ये रिकवरी शेल्टर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे वो होमलेस लोग आते हैं जो बीमार होते हैं, जैसे टीबी पेशेंट है, HIV है या अदर मतलब जितने भी हैं ट्रॉमा के पेशेंट हैं, तो यहाँ पे वो रहते हैं। उनको एक मतलब कि जैसा फैमिली में लोग रहते हैं ऐसे एक घर की तरह है, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन प्लस खाना और जो उनकी बेसिक नीड है जैसे टॉयलेट्रीज़ के आइटम हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे रिकवरी शेल्टर में फ़ूड के लिए यहाँ जैसे मतलब कि एक नॉर्मल हम अपने घर में रहते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, तो यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट बनता है तो वो सारे पेशेंटों को दिया जाता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? आपको मतलब वीक में 3 से 4 डेज़ दूध दिया जाता है, चाय होता है, पोहा होता है, चने होते हैं, ब्रेड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी जो फ्रूट में केला हो गया, सेब वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें अगर कोई दे के जाता है तो ये सारी चीज़ें होती है। और लंच के टाइम में ज़्यादातर दाल चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सारी चीज़ें लंच के टाइम में होता है। और डिनर में जैसे कि ज़्यादातर मतलब कि रोटी ही होती है, चावल नहीं होता रात में। अगर दोपहर का थोड़ा बहुत चावल बचा है तो वो फ्रिज में स्टोर करके वो शाम में अगर किसी को चाहिए होता दे देते हैं, नहीं तो रात में वो रोटी ही मतलब रोटी हमें मतलब हमारे पास आती है, हम रोटी ही देते हैं। बाकी जो मतलब नाइट शेल्टर में नहीं रहते, जो रोड पे रहते हैं, उनके लिए मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फूड का नहीं है, लेकिन ऐसे लोकल लोग आते हैं गाड़ी में, मतलब 100-150 लोगों का खाना गाड़ी में लेकर, कभी दाल चावल कभी खिचड़ी, ये सब दे के जाते हैं वो। तो ज़्यादातर लोग मतलब कि क्योंकि जो ये क्लस्टर है यहाँ पे, ये यहाँ गीता घाट से लेकर निगम बोध घाट तक, तो यहाँ पे अराउंड 4 से 5 हज़ार लोग होमलेस लोग रहते हैं और कोई भी इतनी क्वांटिटी में खाना लेकर नहीं आता है। जो लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 इतने लोगों का ही खाना लेकर आते हैं। तो ऐसे मतलब कई सारे लोग आते हैं। एक वीर जी का जो आपने लंगर बताया उनका भी आता है, प्लस और MCKS है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी खाना यहाँ पे बांटती है। शाही रसोई है, वो भी यहाँ पे खाना बांटते हैं। ऐसे मतलब छोटे छोटे कई सारे NGO हैं जो खाना बांटते हैं। प्लस कई सारे लोग जैसे भंडारा वगैरह भी करते हैं घर वगैरह में, या कोई पूजा बर्थडे, तो वो लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा बांट के जाते हैं खाना यहाँ पे। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से फूड प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे? अभी फ़िलहाल पहले यहाँ किचन यहाँ पर यहीं पर था शेल्टर का। हालांकि मैं शेल्टर का स्टाफ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि काम करता हूँ तो मैं इतना बता सकता हूँ कि किचन हुआ करता था। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है, खाना दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है अक्षय पात्रा के साथ ही। इसके से ये तो हुआ इंसान को ज़िंदा रहने की नहीं, खाने की ज़रूरत है। उसके साथ ज़रूरत है इज़्ज़त और मोहब्बत की। जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं होती है। दूसरा ये कि इंसान के रहने की जगह सड़क नहीं है ना, तो उसको ज़रूरत है सही रास्ता दिखाने की। अगर लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए या उनको स्पेस ऐसा मुहैया कराया जाए जहाँ पर वो साफ़ सुथरे तमीज़ के साथ रह सकें, अपना खाने का इंतज़ाम खुद कर सकें। यहाँ आप बाहर देखेंगे सुबह से रात तक उनकी जो एक निगाहें रहती हैं खाने के इंतज़ार में रहती हैं
सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, एक फाइट सी है मतलब सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसके साथ ज़रूरत है हमें और चीज़ों की भी। इन लोगों के पीछे फैमिलीज इंतज़ार कर रही हैं इन लोगों का। इन लोगों को तैयार हम ऑर्गेनाइजेशन को इस बात के लिए भी करना है कि आपको वापसी इंसानी ज़िंदगी में करना है। ये इंसानी ज़िंदगी नहीं है। ये खाना बांट देना ये भी बड़ा काम है, लेकिन सिर्फ खाना जिंदा रहने के लिए दिया जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में वापसी कर सकें, जिस पे काम होने की ज़रूरत है। उसमें इज्जत और मोहब्बत सबसे अहम है। शेल्टर्स में कुछ स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे कुछ मील्स प्रोवाइड की जाते हैं। जैसे आई एम टोल्ड कि दिल्ली के शेल्टर्स में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है, बट जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जो शेल्टर्स हैं सभी राज्यों में, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि प्रति शेल्टर एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है जिनकी मील्स वो देंगे। से 5 लोगों के, अगर एक शेल्टर में 5 लोग हैं जिनका खाना फ्री होगा, बाकी लोगों को खाना परचेज़ करना है। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, कार्ट पुशर्स हैं, वो अपना खाना परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन जो अबेंडेंट लोग हैं, एल्डरली हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेंटली इल हैं, जो किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं, उनके आगे शेल्टर में होने के बाद भी फूड जो है एक बड़ा एक सवाल बना रहता है। थैंकफुली ऐसे चैरिटीज़ हैं या ऐसे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, जो है कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो रेगुलर जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस पर ये लोग सरवाइव करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से शेल्टर्स में खाने का अरेंजमेंट जो है एज आई सेड कि सिर्फ बहुत छोटे से नंबर के लिए है, 5 लोग एक शेल्टर पे है। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से एडिशनली जो है कुछ खाने का अरेंजमेंट करते हैं। आप इस तरीके से खाना लेना पसंद करते हैं या आप खुद कमा के भी खाना जानते हैं, लेकिन कोई रोजगार तो मिले। हाँ, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए किसी पे 1 मिनट बाबा, किसी पे आईडी नहीं, कोई पहचान पत्र मांगता है, कोई आधार कार्ड मांगता है, कोई पैन कार्ड मांगता है। तो इतनी चीज़ें फैसिलिटी कहाँ से लेके आएंगे? ना मैं कोई दवाई का हॉस्पिटल में जाता हूँ तो दवाई भी सही ढंग से नहीं मिलता हमारे को। खाने का कहीं इधर से ज़्यादा आप बता, दांत हमारा है नहीं। आप दांत के लिए तो कुछ आपको जब कुछ दांत रहेगा जब भी तो कुछ खा कुछ स्वाद में। अब ऐसी है रोटी, कड़ा रोटी ऐसा मिलता हमारे को। ये हम लोग खा के अपने दिल में घुट कर अपना नशा ऐसी ऐसी लेता हूँ जो मैं अपने बता नहीं सकता हूँ। दिल में बस यही सुबह शाम यही प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान हमें तो इस दुनिया से परेशान है। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं देख रही है, कुछ नहीं है। अरे हमारा बस क्या नहीं पूर्व है, हम 82 से रह रहे हैं दिल्ली के अंदर में। आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ है मौजूद हमारा, मगर फिर भी हम जाते हैं, हम थाना में जाते हैं तो हमें पागल महसूस कर देते थानेदार। तो या तो कभी कह देंगे दारू पी रखा, और दारू तो ऊपर वाले कर्म से दारू हमें बहुत ऊपर वाले ने बचा रखा। हमें दारू हम कभी आज तक पी भी लिया तो कभी अचानक 1-2 बार, 2 साल में मतलब 2-3 बार पी लिया। नहीं तो जब भी ये थाना में जाओ कहीं रिपोर्ट दिखाने तो कहते हैं पागल है, दारूबाज है। ये में सिंगन में कोई हमारा सुनाई नहीं, बल्कि 2 तो थप्पड़ मार के भगा देते हमारे को। तो खाना हासिल करने के लिए तो खाने हमारे मिले तो मैं तो यही सोचता हूँ जो हमें 2 टाइम हमें खाना सही से मिल जाए, या हमें कोई काम धाम हमें मिल जाए, काम अपना कर लूँ अपने हिसाब में। कोई सा भी प्लेटें धोने किसी से हम अपने इज्जत घर के बच्चे हूँ, बस 2 रोटी खाना इज्जत। अब हमने कहीं कोई काम भी मिल जाए, काम से भी हमें काम भी ढंग से जाता हूँ। काम वाले के बाद मैं बोलता बुढ़े तो ये क्या काम दे रखा है, तू क्या काम कर रहे है। 2 साल से मैं कई परेशान में मैं कहीं जगह गया, होटलों में कहीं दुकानदारों के बाद में भाई काम पे रख ले, वो कहता भाई 2 रोटी खा ले बस। वो सूखा रोटी ऐसी वो 2 रोटी वही दे देता, भाई रोटी खा लो। तो हमें आपसे सोचता है जो हमारे माँ बाप मर गए, सरकार भी है नहीं, कुछ भी क्या करती है सरकार हमारे लिए। जो खाना जो बढ़ता है पसंद नहीं आता है खाना, वो शर्मिंदगी लगती है। खाना दीजिए आप, हम तो बेरोजगार है जी। भूख लगती है तो खाना सही लगता है हमारे। अब मिल रहा है टाइम से, फिर भूख लगी तो पेट में तो खाना सही है, जैसे भी है ठीक ही है। अब रोजगारी कर रहे गए, कमा रहे, खरीद के खा लेते, पैसे से खाते नहीं है तो यही खा ले।
जैसे वीरदेव ने कहा कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है खाना लेने में, आप कैसा महसूस करते हैं? शर्मिंदगी तो है जी, शर्मिंदगी होती है। ऐसी भी नहीं है कि कमाने खाने वाले हैं, कमा नहीं पा रहे, भूख लगी होती तो भूख लगी होती खा लेते। शर्मिंदगी तो है, खा रहे, शर्मिंदगी तो है ही है। जो रोटी हमारे को बाहर मिलती है उसे खाने में भी शर्म यूँ आती है, क्योंकि हम हाथ पैर सही हैं, रोजी रोजगार कुछ नहीं है, तो रोजी रोजगार मिल जाए तो हम उस रोटी को क्यों खाएंगे। काम करके खाने का दिल करता है, जब काम नहीं होता है, जब पैसे नहीं होता जेब में, तो मजबूरन में खाना पड़ता है खाना। आप किस तरीके का खाना पसंद करते हैं? जो यहाँ बढ़ता है ये भी अच्छा ही खाना होता है हमें लगता है। खाना तो सर देखो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जब मजबूरी में जैसे काम नहीं हुआ तो पैसे जेब में नहीं होता तो बस बढ़ रहा तो सर लेके खा लेते हैं, नहीं तो फिर मेहनत करके खाने में अच्छा लगता है। खाना तो मजबूरी में खाना पड़ता है, बाकी काम चलते हैं। अब काम ये कोरोना की वजह से कम चल रहे हैं, अब जब काम चलते हैं काम पे खाते, नहीं तो हर किसी को अच्छा थोड़ी लगता है वैसे खाना। जैसा उन्होंने बताया कि हाँ अगर हमें व्यवस्था की जाए हम खुद बना के खाना पसंद करेंगे। हाँ तो अच्छा लगता है ऐसे। तो बीच में भी हम यार दोस्त कमरा लेके रह रहे थे, फिर बीच में काम धंधा बंद हो गया तो कमरे का किराया कहाँ से देंगे, राशन फ्री में तो मिलेगा नहीं। जब काम वाम चलता है तो क्या सीज़न में कमरा ले लेते हैं, खुद ही बना के खाते हैं। तो बर्तन वर्तन का सब जुगाड़ हो जाता है, यार दोस्त पैसा मिला के इकट्ठा करके ले लेते हैं। जब नहीं होता है मजबूरी में खाना पड़ता है। ये तो कोई राशन होगा तो बना के खा लेगा, और अब नहीं बनाओगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता है। सर जी ऐसा है खाने के बारे में, तो जैसा भाई ने बताया अभी कि खाने का इंतज़ार करने के लिए तो फिर वहाँ पे बंदा बैठा रहेगा धूप में या छाँव में। अपने पास राशन है, लकड़ी वकड़ी चुक के कहीं से भी आग जला के अपना बना लेगा और खाएगा, पर अपने मतलब का बनाएगा। नमक मिर्चे तेज़ खाता है, कोई हल्का खाता है, कोई फीका भी खाता है, कोई फीका भी खाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अपने मतलब का अपने हिसाब का बना के खा लेगा, उसके पास राशन है। राशन स्टोर कहाँ है जी कहाँ रखोगे राशन? जैसे सर जी अब कपड़े रखे हुए हैं, मेरे बिस्तर जैसा रखा हुआ है, ऐसे राशन भी रखा जाएगा। ये खाना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्टेबिलिटी इन दैट पर्सनस लाइफ। तो अगर एज अ कम्युनिटी एज अ क्लस्टर में मैं रह रहा हूँ, कहीं पे कुछ होमलेस फैमिलीज रह रही है, आई हैव अ परमानेंट प्लेस, तो मैं शायद वहाँ अपना खाना बना रहा हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, देन आई एम कुकिंग माई फूड। तो एक लेवल वो है फूड प्रिक्योर करने का। इफ़ आई एम लिविंग इन अ शेल्टर, तो मुझे शेल्टर में खाना वहाँ पे जो दिया जा रहा है, वहाँ पे कुछ चैरिटी ग्रुप्स आते हैं, वो शायद शाम को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं वो खाना है व्हील कर रहा हूँ। कुछ इंडिविजुअल्स को स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो खाना देकर जा रहे हैं, वो एक और तरीका है खाना मिलने का। देन ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ऑन अ रेगुलर बेसिस हर दिन खाना सर्व किया जाता है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ जाके खाना लेते हैं। जैसे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में आपको रोज़ खाना वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को खाना सर्व किया जाता है। या कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पे रोज़ खाना सर्व किया जाता है, या लोग आने वाले लोग वहाँ पे देते हैं। जैसे आप साईं बाबा मंदिर जाएं तो वहाँ पे बड़ी तादाद में रोज़ खाना फीडिंग की जाती है, या हनुमान मंदिर के बाहर खाना मिलता है। तो ये जगह उनके लिए हो जाती हैं जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट पॉपुलेशन है। लेकिन फिर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी बहुत रिक्शा पुलर्स हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ चीप फूड अवेलेबल ऑन द स्ट्रीट्स। वो शायद हम उसको सिटी में हम कह सकें कि सिटी प्लान के हिसाब से हमारे लिए वो हम कार्ट्स नहीं देखना चाहते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो सड़क पर खड़े होकर जो खाना बेच रहे हैं, वो लोग एक बहुत बड़ा सपोर्ट या अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं होमलेस लोगों के खाने के लिए। तो जो सस्ता खाना मिल रहा है 10 रुपये 15 रुपये में, उसको पेट भर के खाना खा ले रहा है। तो ये इस तरह के जो फूड कार्ट्स हैं छोटे छोटे से, ये जो खाना सर्व कर रहे हैं, ये एक बड़ा सोर्स ऑफ फूड है वर्किंग होमलेस के लिए। क्योंकि वर्किंग होमलेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो 2 घंटे लंगर में बैठेगा जाके, या मंदिर के बाहर जाएगा, प्लस उसकी डिग्निटी भी उसको अलाउ नहीं करेगी। ये तो एक्सट्रीम मजबूरी है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं लाइन में बैठ रहा हूँ। अदरवाइज़ वर्किंग होमलेस वुड प्रेफर टू आइडियली मैं अगर परचेज़ कर सकता हूँ तो वो एक सस्ता खाना जो है कार्ट पर मिलने वाला, वो भी एक बड़ा सोर्स बनता है। फिर कुछ NGOs ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ फूड सप्लाईज़ ही है, और एक बहुत छोटा सा हिस्सा है गवर्नमेंट का फूड प्रोग्राम जो गवर्नमेंट शेल्टर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड।
हम लोग आज निज़ामुद्दीन आए ये देखने के लिए कि कैसे बेघर लोग अपना गुजारा करते हैं, कैसे अपना पेट भरते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम चलता है जिसको हम लोग आप कह सकते हैं फूड कूपन या लंगर टोकन उसे बोला जाता है। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं हर एक रेस्टोरेंट के बाहर में, उनके हाथ में एक गड्डी है टोकन्स की, लंगर टोकन उसे बोला जाता है। उसके अलग अलग रेट्स हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक का कूपन है जिसको आप जाके ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के जो भी बेघर लोग हैं उनको दे सकते हैं। और उस टोकन की कोई वैलिडिटी नहीं है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने। उसको ले जाके आप बेघरों को दें, बेघर को जब भूख लगेगी वो जाके वहाँ पे खा सकते हैं। इस तरह से फंक्शन होता है जी। तो दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास हम लोगों के होटल है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं खाना खिलाने, अंदर सलाम करने दरगाह शरीफ में, उनको बहुत से देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, उनको खाने की ज़रूरत है, तो वो हम उनको पैसा देते हैं, हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बग़ैर उसके पैसे देने वाले लोग भी खाना खाते हैं, खाना अच्छा होता है हमारा। अब जैसे फैमिली बैठी है खाना खा रही है तो अच्छा खाना भी होता है, पैसे देकर खाना खाएंगे जी। और उन लोगों के लिए भी खाना होता है जो लोग जैसे खाना खिलाते हैं, अंदर दरगाह शरीफ में आते हैं, कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई, हमें 50 आदमियों को खिलाना है, 25 आदमी को खिलाना है, 30 आदमी को खिलाना है, इस तरह के 5 आदमी को खिलाना है या 11 को खिलाना है या 22 को खिलाना है। जो जिस हिसाब से मन्नत मांगता है उस हिसाब से वो खाना खिला देता है। मेरा ये प्रश्न है कि जिन लोगों को आप कूपन के थ्रू खाना खिलाते हैं तो वो दूसरे लोगों के साथ बैठ के ही खाते हैं या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होती है? उनके लिए हमने अलग इन चीज़ों में देते हैं ताकि जो दूसरे हमारे कस्टमर्स हैं वो एतराज़ ना करें। अच्छा। थोड़े से वो लोग अच्छा बर्तन अलग होते हैं लेकिन साथ बैठ के खाते हैं। हाँ, अगर वो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ बिठाकर खिलाओ, जैसे अभी इस वक्त होटल खाली पड़ा है, बिठाकर खिला सकते हैं। अच्छा। अगर कस्टमर्स बैठे हुए होते हैं तो उनसे हम वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप वेट करो, इनको निकलने दो, फिर हम इनको खिला देंगे ताकि दूसरा आदमी को जो है ना गलत इंप्रेशन ना पड़े कि वो गंदे से थोड़े से गंदे होते हैं। लेकिन आपको तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो लोग आके बैठते हैं, दूसरे लोगों को हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो खाना खिलाना है इनको जी। लगभग यहाँ पे कितने लोग खाते होंगे रोज़ सारे होटलों में अंदाज में? हज़ारों आदमी का खाना बढ़ जाता है, हज़ारों का। नाइनटीन 47 में मुल्क तकसीम हो गया। जो लोग उधर जाना चाहते थे वो चले गए, जो इधर रहना चाहते थे इधर रह गए। गुर्बत का आलम ज़्यादा था तो गरीब लोगों को बड़े होटल में खाना नहीं मिलता था। तो हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने कहा हर रंग का गरीब आदमी आए, दाल खाने वाला भी आए, सब्जी खाने वाला भी आए, मांस खाने वाला। तो इस वास्ते ये बहुत मिनिमम पैसों पे होटल खोला जो आज भी चल रहा है। पीर हो मंगल हो शरादें चल रही थी, हर दिन खाना बंटता था। कोई पर्टिकुलर हम तो ये जानते हैं कि जब भी आदमी सुबह से शाम तक आ जाए वो भूखा नहीं जाता और डेली आता है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि खास दिन उस दिन खाना ज़्यादा बंटना है, पूरा हो जाता है। समाज से ये कहूँगा कि इन्हें देख के इबरत हासिल करें। ऐसा वक्त किसी पे भी आ सकता है, उन्हें चाहिए कि इनसे प्रेम भावना से बात करें और अगर आपकी जेब में है तो एक आदमी को खिला दें, बहुत मिनिमम चार्ज है वो कर दें और बाकी तो ऊपर वाला कराएगा। पर्सनली आई फील कि बहुत हंगर है वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज़ द ट्रू वर्शिप। फीडिंग somebody who is hungry is the true worship instead of going to temples and other places of worship. If you can help a needy, nothing like it. That is what I feel. तो आप ये कितने मतलब ड्यूरेशन पे करते हैं ये फूड डोनेशन? ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। हम जब भी आते हैं कोशिश होती है जितना पॉकेट अलाउ करे, वी प्रेफर कि हम खिला दें।
इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश हम लोग बोलते हैं कुछ खा ज़्यादा बेटर। मतलब दान में ना डाल के उसमें हम मंदिर में अंदर नहीं डाल के हम इधर खिला देते हैं कि लोग खाएं, अच्छा है उनके लिए। और ज़रूरी नहीं कि मंदिर में ही आए, कभी कहीं कोई पे भी। नीडी, कभी कोई घर पे भी आते हैं, बेल बजाते हैं, तो जस्ट लाइक गिव समथिंग टू ईट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब भी कभी ऐसे इच्छा होती है अच्छा लगता है। दान करने जो लोग आते हैं, क्या वो लोग सिलेक्टेड दिनों पे आते हैं, जैसे मंगलवार, शनिवार, या सातों दिन आते हैं? जैसे शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, अभी नवरात्र जब आते हैं वो मतलब कुछ दिनों में आते हैं। देखिए प्रेम जी, मैं बताता हूँ ये कहानी क्या है। धर्म के साथ फूड चैरिटी जुड़ा हुआ है कि वो इंसान सोचता है कि क्या मैं अगर खाना डोनेट कर रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। मंगलवार है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद आके लोगों को कचौड़ी खिलाई, दान किया। बुधवार को नहीं करेंगे, बृहस्पति नहीं करेंगे, शुक्र नहीं करेंगे, शनिचर करेंगे। सेम अलग अलग धर्म के भी है। जुम्मे पे जाके आप देखें तो वहाँ पे उस दिन फूड चैरिटी चल रही होगी। तो हर धर्म का अपना अपना एक स्पेसिफिक डेज़ है जो वो ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं, ऑस्पिशियस मानते हैं, उस दिन फूड डोनेशंस करते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस दिन नहीं होगा उस दिन क्या इनका, इस दिन ये कैसे अपना पेट भरते हैं, वो चीज़ समझना है। दूसरा यहाँ पे अगर हम एक एंगल देखें कि अगर कोई होमलेस है या गरीब है जो हंगरी है, जो अपने खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकता, उसके पास एक ऑप्शन तो ये समझ में आता है कि वो किसी रिलीजियस प्लेसेस पे जाके जो भी उसका डे है, जैसे आपने कहा मंगलवार हो सकता है या कोई और, उस दिन वहाँ जाके जो लोग चैरिटी फूड चैरिटी कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके वो खाना खा लें। लेकिन उसकी हंगर सिर्फ दैट पर्टिकुलर डे तो होगी नहीं, उसकी हंगर तो हर दिन है, सुबह शाम दोपहर। तो वो जो चैलेंज है वो कभी कभी एड्रेस हो रहा है, ठीक है, हमेशा नहीं हो पा रहा है हंगर, लेकिन हमेशा है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो यहाँ पे खाना भी दिया जा रहा है, हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो किसकी चॉइस का है? वो जो डोनर है वो डिसाइड कर रहा है कि ठीक है मुझे कचौरी देना है, मुझे यहाँ पे इजीली अवेलेबल है कचौरी और चाय। अगर यहाँ पे हमने देखा उस तरफ भी कचौरी एंड चाय है तो वो चीज़ वो दे रहे हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि लोग खा नहीं रहे हैं, उसको खाएंगे कैसे? ये इंसान कचौरी कितना खाएगा? अगर हम अपने घर पे भी है, कोई भी इंसान है तो उसका अपना एक चॉइस होता है कि मैं क्या खाऊं। हमेशा एक ही चीज़ 24/7 365 डेज नहीं खा सकता, ना वो शरीर अलाउ करेगा, ना आपका टेस्ट अलाउ करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मजबूरी में लोग वो खा रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पे सिर्फ कचौरी या मीठा प्रसाद मिल रहा है तो लोग उससे भी अपना पेट भर रहे हैं। समझने की ये चीज़ है कि बॉडी के लिए फूड क्या ज़रूरी है, मिल क्या रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है। ठीक है, आप इतने हजार्डस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं और जब खाने की बात आती है तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम्प्लीटली मिसिंग है जी। तो एक इंसान फूड को हमें एक मतलब राइट टू सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है। आप कहाँ खाती हैं? कहाँ पे खाते हैं? खाते हैं पटरी पर रहते हैं। किस जगह पटरी पे रहते हो? ये रोटी में पटरी पर रहते हैं। आप रेन बसेरे में नहीं रहते? नहीं, रेन बसेरे आपने रहने देता है बाबू। अच्छा, तो खाना रोज कैसे व्यवस्था होती है? खाने की व्यवस्था ले जाते, रोटी और बचता है, कुछ बचता है। यहाँ तो हर गुरुवार को मिलता है, लेकिन बाकी दिन कैसे खाते हो? मिलता है बेटा। अच्छा, यहीं पे खा लेते हो? हाँ, सब पेट भर खा पाते हो कि कभी भूखा भी? नहीं, पेट भर खा सकते हैं। जिस दिन नहीं मिलता है वो दिन होटल या सब मंगा के खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। गरीब के क्या जीवन है? कुछ जीवन है? गरीब लिए सरकार क्या की? राशन वगैरह नहीं मिलता सरकार? कहाँ मिलेगा? अच्छा, आपके पास राशन कार्ड वगैरह या पहचान पत्र वगैरह? नहीं है बेटा। नहीं है? नहीं, कहता प्रूफ लाओ। कहाँ से प्रूफ लाएगी? दिल्ली में कितने साल से हो? बच्चा छोटे 4 बच्चा तभी। अच्छा, पूरी जिंदगी निकल गई लेकिन राशन कार्ड वगैरह नहीं बना? कुछ नहीं। पटरी वाला क्या बनेगा बोलो?
जो भी सड़क पर है वो सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, चाहे वो पेट में पल रहा बच्चा है, सड़क पर रहने वाली महिला कैसे, या फिर वो अपंग है, या फिर वो बुज़ुर्ग है, या फिर वो मेहनतकश मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। सभी भोजन के उससे सफ़र कर रहे हैं, और ये सफ़र अंग्रेजी वाला हिंदी में सफ़र वाले तक कैसे पहुँचेगा, बड़ा मुश्किल है कहना। आपको क्या मोटिवेट करता है लोगों के बीच में सेवा करने के लिए? मोटिवेट ऐसा रहता भैया, आज से 2 साल पहले मेरे रेस्टोरेंट थे, छोटे छोटे ढाबे थे 2-3। अच्छा। तो मैं बाबा जी पास सेवा कर रहा हूँ करीब 94-95 से। अच्छा। तो फिर मेरे ढाबे थे, तो मैंने देखा यहाँ पे बाबा जी आते हुए प्रसाद के लिए, तो मैं धीरे धीरे 30-40 रोटी लाना शुरू करा, बांटना शुरू किया। 96 से शायद बाबा ने शुरू करवा दिया था। फिर मेरे साथ 1-2 भाई और जुड़े। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते आज बाबा ने इतना तालवा नहीं, आज 1000 रोटी के आसपास लग जाती है। और तसल्ली से, चाहे ठंड हो, जितनी मर्जी ठंड हो, सब नंगे पैर प्रसाद बांटते हैं प्यार से, और जितना खाना है उतना खाना है। वो जब बाई चांस प्रसाद बचेगा बाबा का, तो फिर जो 2-4 हमारे सुबह आते हैं, गरीब जो नहीं है, गरीब तो शायद सारी दुनिया है। सही है बोल। तो आप सप्ताह में कितनी बार आते हो इस तरीके? हफ्ते में जब होता है, जब बाबा का आदेश आ जाता है, जब आ जाते हैं। प्रसाद दाल रोटी हफ्ते पहले सैटरडे और थर्सडे बढ़ती है, क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, थर्सडे और सैटरडे। बस आप मुझे बताएंगे, आप तो बहुत सी जगह जाते हैं, अलग अलग जो आपका काम है फूड टूरिज़्म के ऊपर, और उसका एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं? मतलब इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। हम लोग जो काम करते हैं, हमेशा हम लोग खाने को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं। जो हमने आज दृश्य देखा दिल्ली की सड़कों पे जगह जगह, फूड एज अ नेसेसिटी क्या होती है वो समझ पाए हम लोग। और अलग अलग लेवल्स पे भी हमें समझ मिली कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, कैसे गैर सरकारी संस्थाएं बेघर लोगों की मदद कर रही है, जिसमें अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं साईं मां मंदिर के बाहर बैठ के हम भी भोजन कर रहे हैं। उसके बाद कैसे सरकार कैसे मदद कर रही है। मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जो कोर था वो खाना था। और कुछ लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे जिनको खाने की ज़रूरत है, जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, जिनके लिए खाना हासिल करना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वहीं दूसरी तरफ जो थे, दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड भी थे जो इन लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, कि जहाँ पे भूख है वहाँ पे कोई ना कोई पहुँच रहा है। हालांकि भूख जो है उसका जो एक्सपीरियंस है हर इंडिविजुअल का अलग हो सकता है। किसी के लिए लग्जरी है जैसे आपने बोला, तो किसी के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है सर्वाइवल के लिए। तो और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद लगा कि खाना लोगों को जोड़ता भी है, लोगों में मेल मिलाप भी बढ़ाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, हम ये कर रहे हैं तो ईश्वर से भी हमारा मिलाप हो रहा है, या मानवता के लिए भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हम ये लोगों का एक अधिकार है और इसको ज़रूर उनको मिलना चाहिए। दिल्ली में आई थिंक हम सब लोगों ने बीड़ा उठाया। ये अकेले के बस का काम नहीं है, ये इंदु प्रकाश, हर्षमंदर और प्रेम और तारिक के बस का काम नहीं है। ये हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इसके अंदर जो है। तो देश में जितने लोग हैं हमारे, अब हम सरकार से ये ना पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, जो था कैनेडी वाला था ना उसकी स्टेटमेंट। शायद हम सबको भी जो है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनका जीवन को बेहतर कर सकते हैं, ये चुनौती हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। ये इस देश के लोग हैं। हम तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम तमाम साथी लोग जो हैं, तमाम जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं समाज के अंदर, जो महिलाएं जो है होम मेकर्स हैं, जो भी हैं वर्कर्स हैं, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पर भी, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ कंसर्टेड एफर्ट। हम सब इकट्ठा होकर जब करेंगे कुछ काम जो है
तब मुझे लगता है कि शायद हम लोग इसको बदल पाएंगे। देखिए, सॉल्यूशन तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आंकड़े बिल्कुल क्लियर ना हो। जहाँ सेंसस एक अलग रिपोर्ट बोलता है, वहाँ यूएनडीपी अलग रिपोर्ट बोलता है, वहीं सरकार अलग रिपोर्ट बोलती है। सेंसस बोलता है कि 47,000 होमलेस है, यूएनडीपी बोलती है 65,000 होमलेस है, दिल्ली सरकार बोलती है कि 16,760 लोग हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर एकमत होना पड़ेगा, उस पर आना पड़ेगा, एक कन्वर्जेंस होनी चाहिए संस्थाओं में, सरकार में, मशीनरी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, सबको बैठ के एक, जब तक समाधान तब तक नहीं मिलेगा जब तक उस पर सही ढंग से विचार नहीं होगा। और उसको सच लाने के लिए सच से काम करना पड़ेगा। ऐसा कैसे है कि लोग शहर में भूखे रह रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्या हमारी सरकार उसको एड्रेस नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या एज अ सोसाइटी हम नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। आई फील जिस दिन हम ये महसूस करने लगेंगे कि हमारे आसपास लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खाना ना होने की वजह से मर जा रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पूरी उनका बचपन इसी उधेड़-बुन में चल जा रहा है कि मुझे आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं कूड़े से बिन के खा रहा हूँ। आई थिंक अगर हम इनको कॉन्शियसली सोचें और अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कुछ ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट कर सकें लोगों के लिए कि जहाँ ठीक है उनका वक्त परेशानी है, बहुत दौर बुरा है, दिक्कत है, बट कैन दे रिमेंबर दिस फेज एज अ पीरियड जहाँ पे नहीं हमें लोगों का साथ था। तो मेरे व्यूज़ में सबसे बड़ी परेशानी जो है, हमें दूसरों का दर्द महसूस ना करना है। अगर वो होता है तो वहाँ से बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप फूड प्रोग्राम्स बनाएंगे, आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, आप फूड वेस्टेज कम करेंगे, ठीक है, यू विल इंश्योर कि फूड इज़, क्यों हम ऐसा लॉ क्यों नहीं हो सकता है कि जो खाना रोज़ हमारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में बढ़ता है, दैट शुड कंपल्सरीली बी गिवन टू पुअर पीपल? क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? बट प्रोवाइडेड वी टेक दैट एज अ प्रायोरिटी, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इवन एज अ सोसाइटी हमें फ़र्क पड़ेगा तो वील फोर्स द गवर्नमेंट टू हैव कम अप विद लॉज लाइक दैट।